हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के दिन का सेकंड एपिसोड है एंड डेफिनेटली यार फुटबॉल डेली का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा मिस आउट हो रहा था और रिदम नहीं बन रही थी। लेकिन आज के एपिसोड की जो सबसे पहली अपडेट आती है वो आती है यहाँ पर बड़े भैया से। और भाई फाइनली यहाँ पर ये जो आंख में चोली का था, छुपन छुपाई का गेम था, ये फाइनली यहाँ पर ओवर हो चुका है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैक इन ट्रेनिंग विद द फर्स्ट टीम। सबसे पहले ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सब बिल्कुल ही रफा चक्कर कर दिया है और यहाँ पर मेमोरी उड़ा दी है। सबसे पहले यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एरिक टेन हैग के साथ यहाँ पर मीटिंग होती है और उसमें यहाँ पर ये डिसाइड करना था कि ठीक है यहाँ पर मतलब आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। ये तो कंफर्म ही था कि देखो यार ये चीज़ ज़्यादा नहीं होगी। कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग का जो एटीट्यूड था, जिस तरीके से उसने यहाँ पर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ कहा था कि और काफ़ी उसने मतलब कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह दिया था कि नहीं, मैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे बियॉन्ड जनवरी ट्रांसफर विंडो पे मैं यहाँ पर उस पर काउंट करता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड प्लेयर। और कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही थी कि यार ये मानता कुछ भी हो, लेकिन अगर इसकी बातों पे माने ना तो ये डेफिनेटली यहाँ पर रोनाल्डो को यूज करने वाला है। देखो मेरा स्टैंड अभी भी यही है कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एरिक टेन हैग के प्लान में नहीं है। देखो इसको तुम ऐसे लो कि तुम क्या समझते, मतलब ये तुम पे डिपेंड करता है कि कोई प्लेयर किसी मैनेजर के प्लान्स में है या नहीं है। तुम इसको ऐसे देखते हो कि वो उसको खिलाएगा ही नहीं तो ठीक है, प्लान्स में नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि प्लान में होना वैसा भी होता है कि क्या आप उसको स्टार्टिंग 11 में अपने एक इंटीग्रल पार्ट मानते हो या नहीं मानते हो, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर एरिक टेन हैग नहीं मानता क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। मतलब मेरे हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर एरिक टेन हैग के प्लान्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है। दैट इज सोलली ऑन द बेस ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर एरिक टेन हैग अपने आप को ऑब्लाइज नहीं मानता कि उसको यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्टार्टिंग 11 में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। दैट इज अनदर डिबेट कि कहीं ना कि आप ये चीज़ कहते हो कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो सही में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर डिजर्व करता है या नहीं करता है। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि यस, अंडर सर्टेन कंडीशन अगर आपका जो मैनेजर है वो उसको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो पावर है उसको यहाँ पर कैसे यूज करना है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा भटक के वापस से आते हैं स्टोरी लाइन पे। तो यहाँ पर इस पूरे जो मीटिंग हुई थी ना, दो शोडाउन टॉक्स होते हैं यहाँ पर रोनाल्डो और एरिक टेन हैग में, ऐसे यहाँ पर हम एथलेटिक की बात की माने या फिर टेलीग्राफ की हम माने तो यहाँ पर ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि एरिक टेन हैग ने जो आगे का प्लान रखा था वो काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज था ऑन बिहाफ ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर हम इसको समझे कि जहां पर ये बताया गया कि रोनाल्डो देख भाई सीधी सी बात है, आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत ही लिमिटेड गेम टाइम मिलेगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मेरे हाथ में रहेगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर ना ही एरिक टेन हैग और ना ही यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड आपके रास्ते में आएंगे। आप एक बार फिर से यहाँ पर अपना एक नया क्लब ढूंढ सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे समर ट्रांसफर विंडो की जो पोस्ट रिपोर्ट्स है वो आ रही है कि ट्राई करा था नहीं हुआ, मटेरियलाइज किया था नहीं हुआ। ये तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, इसमें वापस इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस चीज से अगर हम इस बार देखें तो ये एक चीज डिफरेंट ये हो सकती है कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज कंफर्म है कि रोनाल्डो विल टेक अ पे कट। और यहाँ पर ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि रोनाल्डो किसी भी क्लब में जाएगा वो पे कट तो जरूर लेगा। लेकिन इसी साथ ही साथ ये भी कंफर्म है कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ये हम मान के चल सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब कोई फी नहीं लेगी, यानी कि यूनाइटेड प्लस रोनाल्डो यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट कर सकते हैं। अब इसका यूनाइटेड के ऑन बिहाफ पे ये अच्छा फायदा होगा कि उनको रोनाल्डो के जो एक्स्ट्रा वेजेंस है, यहाँ पर जो वेजेस है वो यहाँ पर उनके बिल से हट जाएंगी और रोनाल्डो यहाँ पर किसी भी क्लब के साथ और मतलब उनको 10, 15, 20 मिलियन यहाँ पर बचवा सकता है, चाहे वो चेल्सी हो, स्पोर्टिंग हो, नापोली हो या फिर इवन अगर हम बात करें MLS या फिर कोई भी सऊदी क्लब्स की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म होती हुई दिख सकती है। सबसे बड़ा सवाल कि कहीं ना कहीं अगर अब यहाँ पर मान सकते हैं कि ठीक है, छोटी ही सही, शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन अगर दोस्ती हो गई तो ये मान सकते हैं कि रोनाल्डो नेक्स्ट मैच जो शेरिफ तिरास्पोल के अगेंस्ट है यूनाइटेड का वो खेलने वाला है या नहीं। देखो फर्स्ट टीम ट्रेनिंग में वापस आ चुका है, स्क्वाड कंटेंशन में भी है और शायद से हम ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि स्टार्टिंग 11 में दिखाया जा सकता है, यानी यस रोनाल्डो को स्टार्टिंग 11 में डाला जा सकता है। इसके पीछे दो रीज़न है। पहली चीज़ तो ये है कि यस इट्स अ यूरोपा लीग मैच, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इस समय मोमेंटम है और जिस तरीके का पैटर्न हम देख रहे हैं यहाँ पर एरिक टेन हैग रोनाल्डो को यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकता है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है कि एरिक टेन हैग अपने आप को अब अगेन यार आई थिंक इट वुड बी, मैं किसी भी वर्ड में कहूँ ये पोर्ट्रेट अच्छा नहीं होगा, लेकिन आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझ जाओ कि यहाँ पर एरिक टेन हैग ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि एक की दो बात हो जाए, जितना है उतना रखेंगे। उसके फायदे ये होंगे कि यहाँ पर डेफिनेटली अगर रोनाल्डो को स्टार्टिंग 11 में डाल देगा तो ये कह सकता है, ये दिखा भी सकता है कि ये जो मुद्दा हुआ है ये यहाँ पर वापस से पीछे जा चुका है और हम यहाँ पर यूनाइटेड आगे जा चुके हैं, जिससे ये कंट्रोवर्सी बार बार घुमाई ना जा सके और जिससे यहाँ पर अगर हम ड्रेसिंग रूम की बात करें तो उनका जो फोकस है वो भी ना हिले, क्योंकि ये चीज़ अल्टीमेटली पूरे स्क्वाड को हिलाती तो है। कितने भी अगर रूमर्स आएंगे, जितने भी लीक्स बनेंगे, हिलाएंगे तो है ही। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर इसके दूसरे फायदे की तो वो ये है कि अब
कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग चाहेगा कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पोर्ट्रे करे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फॉर्म वापस आए। और कहीं ना कहीं देखो ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो ही अपने ऑन टर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, लेकिन रोनाल्डो की भी चलती तो होगी। रोनाल्डो ने भी बोला तो होगा कि भाई देखो मेरा वर्ल्ड कप है और मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग 11 में तो चाहिए, लाइक कॉम्प्रोमाइज होता है वो अलग बात है, लेकिन ठीक है लाइक यू हैव टू गिव मी द चांसेस, तभी तो मैं कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को वापस लेके आ पाऊंगा। देखो इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन यहाँ पर यह है कि डेफिनेटली जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को लगा थोड़ा रफ होगा, लेकिन डेफिनेटली स्मूथ जा रहा है, काफ़ी सही जा रहा है, बिना हल्ला खटे जा रहा है। आप या फिर ये हो सकता है कि हम बाकी की सारी जो चीज़ें उन्होंने ओवर पावर कर दिया, लेकिन ठीक है यहाँ पर इंग्लिश मीडिया ज़्यादा बकचोदी नहीं काट रहा है। साथ ही हम ये भी मान सकते हैं कि अब ये इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से यहाँ पर एरिक टेन हैग का या मैनचेस्टर यूनाइटेड का जब डिसीजन आया था उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था, और अब यहाँ से कैसे उसका बिहेवियर है वो यहाँ पर हमको चेंज होता हुआ दिखेगा किस तरीके। देखो यार मैंने तब भी कहा था कि आई थिंक व्हेन रोनाल्डो डू समथिंग ऐसी चीज़ें करेगा तो उसको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एंड आई थिंक ही नोज इट कि जिस तरीके से उसने वो चीज़ करी थी, जिस इंटेंशन से करी थी, वो तो हुआ भी बिल्कुल भी नहीं। और डेफिनेटली यहाँ पर रोनाल्डो वर्सेस एरिक टेन हैग, इफ दैट वाज द केस, वो रोनाल्डो वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ज़्यादा हो गया। कहीं ना कहीं रोनाल्डो के फैन बेस को अलग और यूनाइटेड के फैन बेस यहाँ पर लोगों को अपनी साइड पिक करनी पड़ गई, और ये रोनाल्डो को काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजिशन में खड़ा कर देता है। तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 में आ रहा है, बड़े भैया आएंगे, वीवा रोनाल्डो के चैंट होंगे शू। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक और तड़कती पड़कती, एक नहीं बल्कि 2 रियल मैड्रिड की अपडेट से। भाई ह्यूंगमिन सॉन टू रियल मैड्रिड, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इस समर इस पूरे सीजन ये बात करने वाला हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट किया, मैंने ये भी एक्सपेक्ट कभी नहीं करा था कि मैं एक्चुअली में ह्यूंगमिन सॉन टू एनी क्लब बात करूँगा, और उसमें तो खैर अपना क्लब आ गया तो खैर छाती चौड़ी हो जाती है, लेकिन सिर्फ अपना क्लब नहीं है। सबसे पहले स्टोरी जान लेते हैं। देखो ये तो पता है कि ह्यूंगमिन सॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू स्पर्स, चाहे हम पिछले सीजन की बात करें तो उसका बेस्ट है, यहाँ पर उसने एक सीजन में 23 गोल मारे हैं और यहाँ पर प्रीमियर लीग का बूट भी जीता है, जॉइंट साला भी था। अब यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म है कि अभी जिस तरीके से सीजन जा रहा है ह्यूंगमिन सॉन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। 3 गोल आए हैं जो कि हैट्रिक थी लेस्टर के अगेंस्ट, उसके अलावा अगर हम बात करें तो गोल अच्छे नहीं आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे भी ये चीज़ जानता है और इस चीज़ को एड्रेस भी कर रहा है, और ऐसे में यहाँ पर जर्मन रिपोर्ट्स की बात करें या फिर हम स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें तो वो ये मान के चलते हैं कि शायद से डिस्पाइट द फैक्ट कि ह्यूंगमिन सॉन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 तक है, लेकिन अगले ही सीजन यहाँ पर ह्यूंगमिन सॉन दूसरे क्लब जा सकता है। अब ऐसे में यहाँ पर बायर्न म्यूनिख का नाम भी है, PSG का नाम भी है, लेकिन जो सबसे हॉट नेम है वो है यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रियल मैड्रिड, जिसमें पर्टिकुलरली यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी का यहाँ पर नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि भाई वो बंदा चाहता है कि ह्यूंगमिन सॉन को यहाँ पर लेके आया जाए, और काफ़ी क्लोज यहाँ पर रखा भी है उन्होंने नजर, क्योंकि जब एवर्टन के मैनेजर थे तो उन्होंने यहाँ पर ह्यूंगमिन सॉन की वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंस को देखा भी था। डज इट रियली ये रियलिटी के साथ चलता है? अब देखो यहाँ पर 1-2 कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि मेरे को लगता है कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। येस इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी दी सीन जो कि हमको देखने को मिलेगा, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि शायद से बायर्न म्यूनिख भी एक स्ट्राइकर के सर्च में है। अब रिसेंट टाइम्स में अगर बायर्न म्यूनिख के हम हायर ऑफिशियल्स की बात करें, नागलसमैन की बात करें, तो उन्होंने काफ़ी फ्लर्ट किया है हैरी केन के साथ। अब देखो डिस्पाइट कि अब देखो चाहे वो इधर हो, चाहे हैरी केन को टारगेट करे, चाहे वो ह्यूंगमिन सॉन को टारगेट करे, सॉन को टारगेट करे डायरेक्ट कंपटीशन टू रियल मैड्रिड, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो सॉन को छोड़ के भी अगर हैरी केन पर टारगेट करते हैं तो रियल मैड्रिड के लिए चीज़ें ईजी नहीं होंगी, या फिर किसी भी क्लब के ईजी नहीं होगी अगर ह्यूंगमिन सॉन की बात करते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम जब देखो स्पर्स एक तो नेगोशिएटर इतना काफ़ी टफ है, और उसमें भी अगर कोई बायर्न म्यूनिख जैसी क्लब अगर हैरी केन के लिए जा रही है तो देन स्पर्स के पास एक चॉइस रहेगा, या तो आप ह्यूंगमिन सॉन को बचा लो या फिर आप हैरी केन को बचा लो। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर वो इंग्लिश बायस के चक्कर में थोड़ा हैरी केन को बचा लेंगे और ह्यूंगमिन सॉन को सैक्रिफाइस कर देंगे, विच इज इन केस अगेन ए कॉम्पिटिशन फ्रॉम बायर्न म्यूनिख टू रियल मैड्रिड। या फिर हम PSG की बात करें तो खैर देखो PSG भी आ ही जाएगा, ये भी कोई कहने की बात तो है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ह्यूंगमिन सॉन की अगर एज की बात करें जो कि 30 साल है, ये उस क्राइटेरिया को भरता है कि क्या बेंजिमा का रिप्लेसमेंट के तौर पे हम ह्यूंगमिन सॉन को लेके, क्योंकि हम देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट विंग की बात करें दैट्स अ मेस्ड अप, ठीक है। रॉड्रिगो डेवलप्ड हो रहा है, असेंसियो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल उसमें है, लेकिन अगर हम कार्लो एंसेलोटी की बात करें तो वो वाल्वर्दे को खिला रहा है वहाँ पर, और मेरे को लगता नहीं कि उसने वाल्वर्दे को अगर वहाँ पर राइट विंग से हटा दे तो कोई ऑल्टरनेटिव टैक्टिक्स अभी जो विनिंग 11 है वो निकाला है, तो वाल्वर्दे को राइट विंग पे रख के उसको प्रॉपर बैलेंस मिलता है। विनीसियस अनडिस्प्यूटेड अपने स्टार्टर है, बेंजिमा की बात करें तो वो भी अनडिस्प्यूटेड है, बस उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे। ऐसे में आप उतना ही कहीं ना कहीं अगर हम आप देखो ला लीगा की बात करें तो ठीक है अपनी बात है, लेकिन ह्यूंगमिन सॉन एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है, ऐसे में आप बेंजिमा के साइड बाय साइड उसको लगाओगे तो एक बहुत बड़ा अनबैलेंस क्रिएट हो सकता है, वो भी वो प्लेयर जो कि 30 साल का ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मेरे को लगता है कि इस डील को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है,
और ऑफ कोर्स ऊपर से स्पर्स तो है ही नेगोशिएट करने के लिए। बाकी डू लेट मी नो कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या थॉट है, क्या ह्यूमन एक्चुअली में रियल मैड्रिड में फिट होता है और क्या ये डील सही में रियलिटी के थोड़े से भी करीब है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर अब थोड़ी सी बार्सिलोना की। तो भाई बार्सिलोना और रूबन नेवेस का जो ये इसकी चुपी चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं सबको दिख रहा है देखो ट्रांसफर मार्केट में। अब रूबन नेवेस ने रिसेंटली यहाँ पर बार्सिलोना को लेकर थोड़ा सा फ्लर्ट किया था कि भाई देखो बार्सिलोना वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स है, मेरे लिए तो ड्रीम है, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं बार्सिलोना के साथ लिंक हो रहा हूँ। देखो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये नहीं कह सकता कि बार्सिलोना सिर्फ और सिर्फ रूबन नेवेस को ही टारगेट कर रही है, क्योंकि उनके पास अभी यूरी टेलेमेंस का टारगेट भी है, लाइक कहीं ना कहीं डैनी ओल्मो भी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉर्गिनो भी है, और यहाँ पर हम रूबन नेवेस भी मान सकते हैं। अब रूबन नेवेस के हिसाब से अगर हम बात करें जॉर्ज मेंडेस की, काफ़ी अच्छा रिलेशन भी है लेपोर्टा के साथ और वो चाहेंगे भी, लेकिन इस डील का जो पैटर्न रहेगा ना वो यहाँ पर वही रहेगा जो कि आडामा ट्राओरे के साथ रहा था कि आप 6 महीने के लिए लेके आओ और अगर यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करती तब फिर आप जाने दो। क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पर रूबन नेवेस को कन्विंस करने की तो बात ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि रूबन नेवेस ठीक है पैसा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हमें मान के चल सकते हैं कि कोई ना कोई तो यहाँ से जाने वाला है। और पर्टिकुलरली फ्रैंकी डियोंग की हम बात करते हैं तो क्या फ्रैंकी डियोंग एक बार फिर से समर ट्रांसफर विंडो में लिस्ट किया जाएगा, जो कि मेरे को लगता तो है। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंगरिंग तो करेगी, लिंगरिंग मतलब इधर उधर भटकना, शायद से मैंने इंग्लिश का वर्ड सही बोला है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्म होता हुआ दिख सकता है हमको बार्सिलोना से। खैर अगर इसी के साथ हम रियल मैड्रिड की अगर हम दूसरे अपडेट की बात करें तो जूड बेलिंगम की रेस में कहीं ना कहीं लिवरपूल अब काफी पीछे जाती हुई दिख रही है, और इसका एक सिंपल सा फैक्ट है कि 100 मिलियन का प्राइस टैग ही वो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्सेसिव मान रहा है। और अभी तो भाइयों को आधी कहानी पता ही नहीं है। अभी जब वर्ल्ड कप होगा और बेलिंगम की जिस तरीके की वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंस आ रही है, मेरे को लगता नहीं है कि वर्ल्ड कप में कोई डिफरेंट होने वाला है और बेलिंगम वहां पर भी काफी सही परफॉर्म करेगा। ऐसे में काफी टफ चीज है और काफी बड़ी चीज हो जाती है कि जो 100 मिलियन का प्राइस टैग है इसमें आपको भी और इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, जो कि शायद से मेरे को लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड दोनों ही यहाँ पर कंपीट करेंगे। लिवरपूल देखो मैं मानता हूँ कि लिवरपूल एक वैसा राइवल बहुत तगड़ा है, लेकिन पैसों के मामले में एफएसजी से मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो लिवरपूल को लाइक सीरियसली रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी कैलिबर वाले जो क्लब्स है जो कि फाइनेंशियली काफी ज्यादा पावरफुल है उनके साथ उनको भिड़वाएगा, बिल्कुल भी नहीं भिड़वाएगा। और मेरे को लगता है कि यंग क्लब इस चीज पे ज्यादा वो भी नहीं करेगा, टॉन्ट मार सकता है, गाली गुली दे देगा, लेकिन ज्यादा बकचोदी नहीं करेगा। लेकिन एक चीज जो कंफर्म है वो ये कि जो रियल मैड्रिड विजन दे रहा है ना, देखो सिटी के पास अपना है, सिटी के पास पैसा भी है, सिटी के पास कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, सिटी के पास ऑफ कोर्स अर्लिंग हालैंड भी है और जूड बेलिंगम के साथ उसके नेगोशिएशन में पेप गार्डियोला है, तो सिटी के पास अपना अट्रैक्टिव है। लेकिन रियल मैड्रिड के पास भी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, दे हैव द ड्रीम, वो उसको फ्यूचर बनाना चाहते हैं रियल मैड्रिड के। वेलवर्दे, चुआमेनी, कामाविंगा, उनके साइड तुम बेलिंगम स्टार्टिंग स्पॉट देंगे, मॉड्रिच का सक्सेसर मानते हैं, टोनी क्रूज को रिप्लेस करने की बात चल रही है, तो यहाँ पर उनके पास अपना ड्रीम है। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग लाइक है उनके पास अपना एक ड्रीम कि हम तेरे को बेच सकते हैं। और जूड बेलिंगम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे हम टेलीग्राफ की बात करें, चाहे हम यहाँ पर बहुत सारे वेरियस रिपोर्ट्स की हम बात करें, बेंड मैड्रिड की तरफ ज्यादा हो रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिटी इस डील को जीत नहीं सकती, या फिर मैं ये भी नहीं कह रहा कि लिवरपूल ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रियल मैड्रिड थोड़ी सी ऊपर निकल के आती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर एंजल डी मरिया से। तो भाई यूवेंटस का जो इमरजेंसी का बटन था ना वो तो टूटता हुआ दिख गया, क्योंकि हाल ही में डी मरिया ने एक इंटरव्यू में ये चीज़ कहते थे कि वो रोजारियो सेंट्रल जाना चाहते हैं वापस से अर्जेंटीना में। उन्होंने कहा कि जो अर्जेंटीना के जो लोग हैं वो ड्रीम करते हैं कि यूरोपियन फुटबॉल के लिए, लेकिन मैं तो भाई सीधा साधा इंसान हूँ, मेरे को तो रोजारियो सेंट्रल जाना है। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है और ये एक बार फिर से एक्सपोज करता है यूवेंटस को, क्योंकि आप मानो ना मानो ये तो इंजरी का कंसर्न चल रहा है या फिर ऑन एंड ऑफ द जो थोड़ा सा डगमगाता हुआ चल रहा है डी मरिया का यूवेंटस वाला जो स्पेल है, लेकिन एलिगरी काफी ज्यादा काउंट कर रहा था डी मरिया पे, और करना भी चाहिए। डी मरिया प्लेयर भी ऐसा है कि आप उसको मिस आउट भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ये भी हो सकता है कि जनरल ट्रांसफर विंडो में ही हमको डी मरिया जाता हुआ दिख जाए, और ये चीज बड़ी चीज हो जाएगी क्योंकि यूवेंटस के पास कोई प्लान भी है नहीं। क्योंकि सही बात बताऊं तो डी मरिया वॉज नॉट द परफेक्ट रिप्लेसमेंट, बट डी मरिया तो एक बैंडेज का काम करता है कि जो कि आपके एक लॉन्ग टर्म इंजरी को शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्व करता। अब यहाँ पर ये 6 महीने पहले हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और अगर हम बात करें खुद डी मरिया की, तो देखो डी मरिया का पर्सनल एम्बिशन है कि वो अर्जेंटीना वापस जाना चाहते हैं। खैर ये तो शायद से मेरे को लग रहा है कि मेसी का भी था कि वो भी वापस से अर्जेंटीना ही जाना चाहते थे अपने लास्ट के कुछ सालों में। आप चाहे अभी तो ही इसको बैलन डोर के लिए भाई अपना बैलन डोर के लिए लड़ रहा है, अभी ज़्यादा बख्शोदी नहीं है। लेकिन डी मरिया वाला एक काफ़ी बड़ा झटका लगेगा यहाँ पर मासिमिलियानो एलेग्री और यूवेंटस के मैनेजमेंट को। बाकी डू लेट मी नो कि आपके इन सारी स्टोरीज के रिगार्डिंग कोई ओपिनियन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आपको अगर पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।